देखिए क्वेश्चन देखिए, if a gene has dominant form and recessive form as A and A respectively, another gene B and small b, then find out the percentage of occurrence of one dominant and one recessive in combination in the genotype of F2 offspring when the cross, क्वेश्चन लिखिएगा पहले, was made between this, क्वेश्चन लिखिए तो पहले, करते हैं सही क्या है गलत क्या है यहीं से पता चल जाएगा। कहता है क्या, हम लोगों ने क्रॉस कराया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये F1 जनरेशन क्या दिखाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दिखाएगा। अब F2 जनरेशन लाना है ना, तो F2 जनरेशन लाने के लिए क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। अब हमें जो F2 जनरेशन मिलेगा, इस F2 जनरेशन पे गौर किस पे करना है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस of one dominant and one recessive in combination in the genotype। जीनोटाइप में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो F2 में वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन। तो भाई दोनों जीन के लिए देखेंगे ना, एक के लिए तो नहीं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखिए तो इस पेयर में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और इस पेयर में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। हमें इसका पता करना है परसेंटेज ऑकरेंस। अब देखिए
ऑकरेंस क्या होगा इसका? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसका वैल्यूएशन क्या होगा? 1/, कि 2/? 2/4। इसका 2/4। वैल्यू क्या आएगा? 4/16। तो एक नियम, 16 में 4, 1 में 4/16, तो 100 में 400/16 डिवाइड करके काट कुट करके निकाल लीजिए। चौके 16, यहां 100, यहां 25। आंसर क्या आएगा? तो कैसे किए थे कि 50% अदिति जी बोल दिए? वो जब हम स्टार्ट कर दिए तब आंसर बन गया। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। इसको पूछ रहा था, कहां गया ये, पर इस छोटे से चीज को कितना घुमा के बोला। अल्टीमेटली क्या बोल रहा है? बताइए दोनों जीन का हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी बताइए और परसेंटेज बताइए। ये बोलता तो फ्रीक्वेंसी बोल देते 4/16, परसेंटेज क्या हो जाता? 25%। सीधा आंसर। तो यही बात आपको समझाना चाहते हैं। इसमें जेनेटिक्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें 4-4, 5-5 सेंटेंसेस के, है ना, क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाता है, इट इज वेरी सिंपल एंड इजियर टू सॉल्व। ठीक है, तो उसके बात को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मेंडल्स वर्क पब्लिकेशन, मेंडल ने जो अपने इनहेरिटेंस प्रिंसिपल्स के लिए काम किया, उसे उन्होंने कब पब्लिश किया? इन द ईयर 1865, और इससे 7 साल पहले यानी 1858 उसमें उन्होंने, उस समय उन्होंने काम करना शुरू किया और 1865 में अपना रिजल्ट सारा कुछ कंपाइल करके उसका एक्सप्लेनेशन देके उसको पब्लिश किया। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा काम आप देख रहे हैं, आज जो हम लोग जेनेटिक्स, आज जो हम इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ते हैं, समझते हैं, एक्सपेक्टेड किसी प्रकार की बीमारी के बारे में, है ना, हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं या पहले से प्रिकॉशन लेते हैं, इन सब के पीछे कौन सा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है? मेंडलिज्म, है ना। आज भी मेंडलिज्म 100% ऑथेंटिक है। और कितने साल हो गए इसे प्रपोज किए हुए? आज 2025 चल रहा है, और कितने साल चाहिए? 40 साल के बाद ये 200 साल हो जाएगा, यानी 160 साल ऑलमोस्ट चल रहा है, यानी 150 साल पुराना सिद्धांत अभी भी 100% फुल प्रूफ। Isn't it an amazing thing? है ना, बहुत महान काम है। पर उनका दुर्भाग्य था कि लोगों ने, यानी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इसको मान नहीं पाए, आधे, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, और बहुत सारे लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम था कि इसमें मैथमेटिकल अप्रोच क्यों लगा। ये तो बायोलॉजी है, व्हाई डू मैथमेटिक्स कम इनसाइड? ठीक है, तो हुआ क्या? मेंडल्स वर्क पब्लिकेशन इन द ईयर 1865, it was not well accepted by the contemporary, contemporary मतलब अंग्रेज, बताइए, ला, समकालीन
उस समय के लोग, कंटेम्पररी। जैसे 2025 में जो लोग हैं वो हमारे कंटेम्पररी हो गए, हम 2025 में, और जो लोग 2025 में वो हमारे समय के लोग हुए। तो कंटेम्पररी मतलब उस समय उपस्थित। तो क्या कह रहा है? इट वॉज नॉट वेल एक्सेप्टेड बाय द कंटेम्पररी साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ biologists because of the following reasons. कुछ रीजंस जो फिगर आउट किए जा सके वो ये है। पहला रीजन था मेंडल्स आइडिया ऑफ जीन एंड, जिसे फैक्टर कहा, जीन एंड इट्स स्टेबल कंडीशन एंड discrete nature was not well accepted. पहला रीजन। इसका मतलब समझिए, कहा उन्होंने, अभी लिखना नहीं है, पहले समझिए, आपको लिखने का समय देंगे। कह रहा है सबसे पहला कारण क्या रहा, उन्होंने, मेंडल ने क्या किया, जो फैक्टर्स उन्होंने कहे, उन फैक्टर्स की खास बात थी क्या, उन्होंने कहा ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये बदलेंगे नहीं, इसीलिए एक टर्म यूज किया, स्टेबल कंडीशन, है ना, ये हमेशा रहेंगे उस ऑर्गेनिज्म में। और दूसरी बात कही डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब होता है सबसे अलग, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं कि ये फ्रंट वॉल है, ये बैक वॉल है, तो डिसाइड हो गया दिस विल ऑलवेज बी फ्रंट वॉल, दिस विल ऑलवेज बी बैक वॉल। ऐसा नहीं कि इसको फ्रंट कभी उसको फ्रंट कर दे, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्क्रीट होना, यानी डिस्टिंक्टनेस, वो दूसरे से अलग है ना, इंडिपेंडेंट उसका एग्जिस्टेंस, उस बात को डिस्क्रीट कहते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट आइडेंटिटी, दूसरों से अलग, है ना, और पहचान, औरों में से अलग उसकी पहचान वाली आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी उन्होंने किसके साथ ऐड किया, फैक्टर्स के साथ, जो आज हम उन्हें क्या कहते हैं, जीन। ये उन लोगों को, उस समय के साइंटिस्ट लोगों को ये नहीं पसंद आया, मतलब इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, उन्हें लगा ये क्या बात बोल रहा है, ये मानने वाली बात थी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन था। दूसरा, इट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड दैट द alleles are नॉन ब्लेंडिंग। अब देखिए फिर इसे डिस्कस करें। एलील क्या हो गए, जीन के फॉर्म, है ना। जैसे उन्होंने कहा कैरेक्टर के दो फैक्टर होते हैं, तो कैरेक्टर बराबर जीन, फैक्टर बराबर एलील, ठीक है। वो सभी का एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव लेके चलते थे, और यही उस समय के हिसाब से सच्चाई भी थी। तो यहां एल कहने का है डबल एल ई एल, एलिल, एक और एल होगा ना, हाँ ई छूट रहा है वही। सो एल मतलब हो गया द फैक्टर्स
of the character. अब देखिए नॉन ब्लेंडिंग, ब्लेंड हो जाना मतलब मिल जाना, उसमें मिलावट आ जाना, बदलाव आ जाना। जैसे हरा रंग और पीला रंग मिला दिए, कुछ अलग रंग निकला, तो कहता है कि आप हरा रंग और पीला रंग मिलाइए, दोनों अलग अलग रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि हरा और पीला मिलकर कुछ अलग बन जाएगा, नहीं, हरा हमेशा हरा ही रहेगा, पीला हमेशा पीला ही बना हुआ रहेगा। या आप ऐसे कहिए कि अगर हम एक सोल्यूशन में है ना ऑयल और वाटर डालते हैं, तो ऑयल एंड वाटर भले एक जगह हो पर ऑयल सेपरेट है, वाटर सेपरेट, ये दोनों मिक्सअप नहीं हो रहे, ये हुआ नॉन ब्लेंडिंग। अब यही ऑयल में अगर आप फैट्स किसी तरह का डाल दीजिए, लाइक कोलेस्टेरॉल डाल दीजिए, लाइक पेट्रोल डाल दीजिए, इनके नेचर सेम है, तो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो हो जाएगा ब्लेंड होना, है ना, वो बदल जाएंगे, यहां बदलाव नहीं आएंगे। नॉन ब्लेंडिंग मतलब हो गया नॉट ट्रांसफॉर्मिंग। ये चीज उन लोगों के मतलब उस समय के साइंटिस्ट लोग मानना नहीं चाह रहे थे। कारण क्या था, वो कहते थे अगर ऐसा होता तो लगातार नए नए तरह के जो एनिमल्स निकल रहे हैं, प्लांट्स निकल रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, इवोल्यूशन से। उस समय इवोल्यूशन काफी डेवलप कर रहा था, इवोल्यूशन थ्योरी भी काफी आगे बढ़ रहा था। इसीलिए देखिएगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके है, तो आगे का चैप्टर देखिएगा, इवोल्यूशन है इसीलिए इस यूनिट पे। तो इवोल्यूशन वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि इनमें ब्लेंडिंग, इनमें बदलाव नहीं आते हैं, जबकि मेंडल अड़े हुए थे कि ये बदलते नहीं। ठीक, इसका अपना आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बिगड़ेगा नहीं। यानी दो अलग प्रकार, मतलब हो गया कि एक कैरेक्टर का एलील दूसरे कैरेक्टर का एलील अगर आपस में नहीं मिल रहा है तो वो स्टेबल है, नॉन ब्लेंडिंग है, जिसे उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देकर कहा। उन लोगों का कहना था नहीं, वो मिलकर कुछ अलग नया बनाएंगे, नहीं तो इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, राइट, वेरिएशन कैसे आ रहा है, इसीलिए आ रहा है ये। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इधर तो मिटा ही सकते हैं। हो गया यहां तक। अब देखिए उन लोगों के मतलब कंटेम्पररी बायोलॉजिस्ट के हिसाब से उनकी ये कमियां थी। तीसरी कमी देखिए, ये तो खूबियां थी पर उनके लिए कमियां साबित हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा, मेंडल explained his experiments mathematically. So it was a new approach to explain biological experiments in terms of maths. अब देखिए बायोलॉजी वालों के लिए कितना खतरनाक बात हो गया। ऐसे ही हम लोग ज्यादातर देखते हैं, हालांकि सबके लिए नहीं, पर बायो वाले मैथ्स थोड़ा कम प्रेफर करते हैं।
ऊपर से इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट जिसको पूरा पूरा मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन किया गया, दिक्कत तो होना ही था। इसलिए ये बायोलॉजिस्ट वाले सोचे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है बायोलॉजी का, लेकिन दरअसल ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और मैथमेटिकल कम्युनिटी ये सोचने लगी अरे ये तो बायोलॉजी है, सब जगह पी, कलर, फ्लावर, सीड, है ना, एक्सियल, टर्मिनल, ये सब बोला हुआ है, खाली उसमें कैलकुलेशन घुसा दिए तो मैथ्स हो गया। तो मैथ्स वाले भी इसको अप्रिशिएट नहीं किए और बायोलॉजी ग्रुप के साइंटिस्ट इसको अप्रिशिएट नहीं किए। इसीलिए क्या हुआ, इसको उतना मान मर्यादा नहीं मिला और ये ठंडे बस्ते में चला गया। और चौथा जो इनके लिए कारण बना, इसको, है ना, ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला, वो था कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स were using हालांकि वही है, बट डेटा बेस्ड results which was not a practice at that time. So क्या हुआ, this is the reason or these are the reasons his work was not well accepted. So these were some of the reasons why his works were not accepted. फिर क्या हुआ, देखिए अच्छा काम कभी भी बेकार नहीं जाता। इन द ईयर 1900, यानी कितने साल के बाद, ये 65, आफ्टर 35 years, long 35 years, in the year 1900, 3 independent scientists, Hugo de Vries, Karl Correns, and Shermack, reported similar results. तीन अलग अलग साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट वर्क करके तीन अलग अलग दुनिया के कोने से, है ना, इस बात को कम्युनिकेट किए कि मेंडल ने जो किया था, जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सही था। तब जाके लोगों को ये लगा कि अगर ऐसा है, और उनको समझ में आया होगा तभी तो उनको रिपीट किया, और तब जाके फिर से इनका काम चर्चा में आया। ठीक है, इन द मीन टाइम क्या हुआ कि माइक्रोस्कोपी काफी डेवलप कर चुका था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी जब डेवलप कर गया, इसमें बहुत सोफिस्टिकेशन आ गया, तो सेलुलर इंटीरियर, सेल के अंदर के हिस्सों को भी अब थोड़ा अच्छे से देखा जाना और जानना, है ना, पॉसिबल हो पाया। तो सेल डिवीजन के दौरान मियोसिस और माइटोसिस में, है ना, जो स्ट्रक्चर्स होते थे न्यूक्लियस में, आप जानते हैं मेटाफेजिक स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस होता है। तो क्रोमोसोम दिखने शुरू हुए मेटाफिजिक्स स्टेज में। तो सबों ने क्या किया, जो उस समय के साइंटिस्ट थे जो सेल बायोलॉजी पे वर्क कर रहे थे, वो लोगों ने इंटरफेस से लेके टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस तक पूरी तरीके से
हर एक चीज का स्ट्रक्चरल फीचर तैयार कर लिया, ठीक। और ये काम पूरा हुआ था सन 1900 के आसपास। तो कितनी सारी चीजें अचानक से होने लगी। देखिए, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इनके काम को सन 1900 में रिपीट किया, और इस तरीके से क्या हुआ, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म हुआ 35 साल के बाद। तो हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इन द ईयर 1900 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ह्यूगो डी ब्रेस, कार्ल कॉरेंस एंड शेरमार्क, है ना, रिपोर्टेड सिमिलर रिजल्ट्स, एंड सो दे rediscovered मेंडल्स वर्क। और इस तरह से क्या हुआ, मेंडल का काम पुनर्जीवित हो गया, ठीक है। वहां तक नोट कीजिए। हो जाए तो बताइए। अब इसके बाद तो पहले तो हुआ मेंडलिज्म का रीडिस्कवरी, इसके बाद एक नया थ्योरी आया जो मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलिज्म था। तो मेंडल ने जो प्रपोज किया था उसे क्या कहते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे कहते हैं ना, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद नया थ्योरी आया, इसका मॉडिफिकेशन आया, वो हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगला था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और हुआ क्या, इसे प्रपोज किया सटन एंड बॉवेरी ने। स्पेशली सटन, इन लोगों ने क्या देखा कि मियोसिस के दौरान, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग मियोसिस मान लेते हैं एक एनिमल सेल है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में ऐसे 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों शेप एंड साइज में बराबर, और ये दोनों शेप एंड साइज में बराबर। तो इन दोनों की जोड़ी को हम लोग कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये दोनों की जोड़ी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखिए, जब एनाफेज फर्स्ट होगा तो पॉसिबिलिटी वन,
उसमें क्या होता है, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं उसके बाद, है ना। तो एक जगह आफ्टर एनाफेज 1 जो 2 डॉटर सेल्स बने, एक में ये कॉम्बिनेशन आया और एक में ये कॉम्बिनेशन आया, ये पॉसिबिलिटी 1 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पॉसिबिलिटी सेकंड, वही 2 डॉटर सेल्स, उनके न्यूक्लियस, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अब एनाफेज सेकंड आफ्टर एनाफेज सेकंड, तो इस वजह से पॉसिबिलिटी 1 क्या रिजल्ट आउट करेगा, इससे 2 डॉटर सेल और इससे 2 डॉटर सेल बनेंगे ना, तो एक गैमेट कैसा बनेगा, एक लंबा एक छोटा, और इससे दूसरा गैमेट बनकर आएगा एक लंबा एक छोटा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर होता है ना। और दूसरा सेट ऑफ गैमेट कैसा बनेगा, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा। एनाफेज सेकंड के बाद ये पॉसिबिलिटी बनता है गैमेट बनने के। अब इधर देखिए तो इससे क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, चार डॉटर सेल्स बनेंगे तो 4 गैमेट बने। अब एक में एक लंबा, दूसरे में दूसरा लंबा, इसमें एक छोटा, इसमें एक छोटा जा सकता है ना। और इसमें यहां से बनेंगे जो ये ऐसे पॉसिबिलिटीज बने, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोग को नहीं। ये वही बात है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाला, ठीक है। गैमेट जब आप बनाने चलते हैं, जो पहले क्वेश्चन दिए थे, देखिए गैमेट जब बनाने चलते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले से, तो आप कितने गैमेट बनाते हैं, कैपिटल ए के साथ किसको कॉम्बिनेशन में लाते हैं, कैपिटल बी, है ना। तो अगर मान लें कि लंबा ब्लू वाला कैपिटल ए है और लंबा ग्रीन वाला कैपिटल बी, ठीक, तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है, अब इधर देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, ये जो 4 अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बने, इसी को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं। ये एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये दूसरा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये तीसरा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये चौथा,
4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स नहीं है, ये टोटल नंबर है। इसमें से एक ले लीजिए, इसमें से एक ले लीजिए, इसमें से एक और इसमें से एक, 4 तरह के गैमेट बने। कितने लोग को अब नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, ये होमोलोगस पेयर्स है ना, ये ग्रीन कलर और ये ब्लू कलर दिखाने के पीछे ये रीजन है, एक इसमें से फादर के तरफ से और एक इसमें से मदर के तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, सिंगल सिंगल क्रोमेटिन फाइबर थे, एस फेज में और G2 फेज में आने के बाद ये डबल हो गए, तो डबलेट डबलेट दिखेंगे ना, ये क्या हो जाएंगे? क्रोमेटिड्स। तो ये फादर के तरफ के डबलेट, ये मदर के तरफ के डबलेट, ये फादर के तरफ के डबलेट, ये मदर के तरफ के डबलेट। ठीक है, अब क्या है, मियोसिस जब होगा तो मियोसिस होने के बाद गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आप देखिए जितने पॉसिबिलिटीज है उसमें आप क्या करते थे, सारे पॉसिबिलिटीज को देखते थे, कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है, जैसे कैपिटल ए के साथ है ना, दोनों को अलग अलग कंबाइन कराए, फिर स्मॉल ए के साथ दोनों को अलग अलग कंबाइन कराए, तो क्या ये काम यहां कंबाइन करा के नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और यही चीज हम लोग को माइक्रोस्कोप में दिखा, समझ गए? तो माइक्रोस्कोपिक विजन और इसके वजह से जो बिहेवियर या नेचर ऑफ क्रोमोसोम दिखा, और उधर जो हम लोग को मेंडल के तरफ से एक्सप्लेनेशन मिले, दोनों में सिमिलरिटी है या नहीं, है ना? यहां तक नोट कीजिए। यहां लिखिए कि the above diagram explains, एक मिनट, इस फिगर का नाम लिख दीजिएगा, फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of segregation and recombination in chromosomes during meiosis। ठीक है, हो गया? Diagrammatic representation of segregation and recombination in the chromosomes during meiosis। ठीक, क्या लिखे थे? इन द अबव डायग्राम ना, इन द, हाँ, the above diagram explains how the chromosomes behave। The above diagram explains how the chromosomes behave। The above diagram explains how the chromosomes behave during meiosis, which results into gamete formation, सो फुल स्टॉप के बाद सो कंटिन्यूटी में रहेगा। सो 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर, so 4 types of combinations are possible, 4 types of combinations are possible
as shown in the figure. So, so 4 types of combinations are possible as shown in the figure. This is, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, this is an agreement, ये सहमत होता है, this is an agreement with the, this is an agreement with the Mendel's third law. Mendel's third law of independent assortment. This is an agreement with Mendel's third law of independent assortment. So, पैरा चेंज कर लीजिएगा. So, the questionable demerit मत बोलिए, the questionable inability, उस समय सक्षम नहीं थे, the questionable inability of Mendel to show, the questionable inability of Mendel to show what is, questionable inability of Mendel to show what is physically factors, the chromosomes explain the same. The chromosomes explain the same. Therefore, combining all the knowledge of cell biology and Mendel's work, Sutton and Boveri had an opinion that the Mendel's factors were, had an opinion that the Mendel's factors, जहां से छूट गया जगह छोड़ के आगे लिखिए, नहीं तो ऐसे ही सोचते रह जाइएगा. Had an opinion that Mendel's factors, 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ के आगे बढ़िए, that Mendel's factors were the chromosomes. Full stop. फिर पैरा चेंज कीजिए. So Sutton proposed the modified Mendel's laws. Sutton proposed the modified Mendel's laws as chromosomal theory of inheritance. Full stop. और कीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए, इनहेरिटेंस. एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ विल यू कोरिलेट, इसका आंसर खुद से तैयार कीजिएगा, जितना आप पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक और जो आपकी समझ है उसके हिसाब से. हाउ विल यू कोरिलेट
chromosomal theory of inheritance. How will you correlate? कैसे जोड़ेंगे? How will you correlate the chromosomal theory of inheritance with Mendel's laws of inheritance? Mendel's laws of inheritance.